एक्सटेंशन है वो 17 फरवरी 2024 तक जो है ये बस सर्विस मौसर बे अमल होगी। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिया गया है वो पाकिस्तान गुरबंदक कमेटी जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसमें सरदार बिशन सिंह, सरदार कुलजीत सिंह, सरदार मनिंदर सिंह, सरदार गोपाल सिंह चावला, सरदार महेंद्र पाल सिंह, सरदार साहिब सिंह, सरदार संतोख सिंह, सरदार शमशेर सिंह, सरदार तारो सिंह और सरदार भगत सिंह अब पाकिस्तान गुरबंदक कमेटी जो है उसके मेंबरान हैं। ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है नंबर 10 मेंबर कमेटी है, मैं आपको वैसे नाम प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसकी जो बुनियादी इसका जो फ़ायदा है ये जो अहमियत है इस वक्त इस फैसले की वो ये है कि आपको मालूम है कि नवंबर में करतारपुर का जो कॉरिडोर है वो खुलना है। सो पाकिस्तान गुरबंदक कमेटी जो है उसका बहुत अहम किरदार है उसके इंतज़ामात के लिए, उस जो हमारा जो गुरुद्वारा है उसकी तंजीम के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। सो इस वक्त इम्पॉर्टेंट था कि एक ऐसे कमेटी जो है वो बनाई जाए जो कि ये सारी जिम्मेदारियां अदा कर सके। नई सिविल एविएशन पॉलिसी अप्रूव की गई है। नई सिविल एविएशन पॉलिसी को की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आने से मैं एक मिनट पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आज ये फैसला किया है कि सीडीए और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये तय किया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में भी और इस जो सीडीए एलडीए को भी और सीडीए को भी दोनों को ये हदायत दी थी कि शहर जो हैं वो फैलने नहीं चाहिए, आप उनको वर्टिकल बुलंद करने की बात करें। लिहाजा आज सिविल एविएशन और सीडीए की एक जो मुसलसल मीटिंग्स हुई 3-4 उसके बाद आज ये अप्रूवल दे दी गई है और अब इस्लामाबाद में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके लिए जो हाइट की शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। लिहाजा जो हमारी तमाम जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, चाहे ब्लू एरिया है, हमारी जो मरकज़ हैं और बाकी जो जगह इस्लामाबाद की हैं वहाँ पर आप हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी किसी किस्म के एनओसी की उसमें ज़रूरत जो है वो नहीं होगी और सीडीए से भी किसी किस्म के एनओसी की उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी। लिहाजा पहली बार इस्लामाबाद में इससे उम्मीद ये है कि एक बड़ी और जो तवील कामत जो बिल्डिंग्स हैं उनको फ़ायदा होगा कि वो और इन्वेस्टमेंट भी जो बाहर से है वो इस्लामाबाद में आ सकेगी। नई सिविल एविएशन पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। जो बुनियादी इस सिविल एविएशन पॉलिसी का मतमा नज़र है या मतलब है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एविएशन से वाबस्ता इंडस्ट्री है उसको रिवाइव किया जाए और उसके लिए तमाम तकरीबन 4 अरब रुपए की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 3.8 बिलियन है टू बी एग्जैक्ट, जो तकरीबन 4 बिलियन है। सो 4 अरब रुपए का जो इसमें कट्स हैं वो लगाए गए हैं। इनमें टैक्स कट भी शामिल हैं और चार्जेस भी शामिल हैं, बुनियादी तौर पे चार्जेस शामिल हैं। इसके साथ साथ एक लैंडमार्क डिसीजन में आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत एम्फेसिस है टूरिज्म के ऊपर और टूरिज्म में सबसे पहले हम एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसमें जो पूरी वीज़ा रजीम है उसको तब्दील किया गया और अब वो पायलट प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। 5 मुल्कों के जो शहरी हैं यानी अमेरिका यानी बरतानिया, यूएई, टर्की, चाइना और मलेशिया, ये 5 ममालिक जो हैं इनको इस वक्त ई वीज़ा की सहूलत मिल रही है। इस महीने के बाद इंशाल्लाह 170 मुल्कों को ई वीज़े की सहूलत जो है वो मुयसर होगी और 58 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकेंगे, यानी वो एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा ले सकेंगे। आज सुबह इंटीरियर मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो अब एनओसी रजीम है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, यानी जो भी फॉरनर आता है उसको कहीं गिलगित बल्तिस्तान जाना है, नॉर्थ में जाना है, कैंटोनमेंट्स में जाना है, उसको अब एनओसी की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। वो किसी भी तरह जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग बरतानिया जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो वीज़े के बाद जब आप लेके एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं फिर आपको एनओसी की ज़रूरत। एक लैंडमार्क काम ये किया है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना के आज के इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। 20 नुकाती एजेंडा था और ख़ासतौर पर करतारपुर राहदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि रवा साल नवंबर में ये राहदारी खोली जाएगी। एविएशन सर्विस शुरू करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटर जहाज़ की होगी और इसमें हेलीकॉप्टर शामिल हैं। उनके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो ज़ीरो कर दिए गए हैं और जो चार्जेस हैं वो भी जो हैं वो ज़ीरो कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, सवात है और हमारे बाकी एरियाज जो तय होंगे, उनमें अगर आप एविएशन सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो सिविल एविएशन नहीं लेगा। और इसके साथ साथ जो जहाज़ है उसकी जो उम्र है वो 12 साल से बढ़ा करके 18 साल कर दी गई है। जो पैसेंजर एयरलाइन है, पैसेंजर जहाज़ है और जो कार्गो है उसकी उम्र बढ़ा करके 30 साल कर दी गई है। यानी 30 साल तक का पुराना जहाज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ 12 साल तक का पुराना जहाज़ इंपोर्ट कर सकते थे। अब पैसेंजर जो एयरलाइन है उसके लिए आप 18 साल तक का पुराना जहाज़ इंपोर्ट कर सकेंगे और कार्गो के लिए आप 30 साल का जो है वो जहाज़ है वो आप इंपोर्ट कर सकेंगे। कॉस्ट ऑफ बिजनेस में जिस तरह से मैंने आपको बताया 3.8 बिलियन का फ़ायदा जो है वो सिविल एविएशन को ने दिया है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको। इसके साथ साथ जो पिछला हमने जो दौर में ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान में अब ख़त्म की जा रही है। इसका बहुत नुकसान रहा PIA को। हमने देखा कि जो बहुत हमारे प्रॉफिट वाले रूट थे उनको बाहर के दे दिया गया और उससे PIA को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जापान में हमारी जो बताया गया वो बड़ा दिलचस्प बात थी कि चूँकि सिर्फ पायलट्स को TADA मिलता था तो जापान को जो है वो एक हमारी फ़्लाइट जाती थी वहाँ से 3.5 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा था, लेकिन उसको इसलिए जारी रखा गया कि पायलट्स जो हैं उनका TADA उसमें काफ़ी ज़्यादा था। लिहाजा इस तरह के जो फ़ैसले हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और जो तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करने का फ़ैसला जो है वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ ख़वातीन जो पायलट बनना चाहती हैं, लड़कियां जो पायलट बनना चाहती हैं, उनके लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है। सिविल एविएशन उनका जो अखराजात हैं 4 लाख रुपया अगर जो उसकी फ़ीस का जो हिस्सा है उसमें से 4 लाख रुपया सिविल एविएशन अदा करेगी अगर कोई लड़की पायलट बनना चाहती है। सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर ऑल द गर्ल्स कि अगर आप सिविल एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हैं, आप पायलट बनना चाहती हैं तो सिविल एविएशन आपको 4 लाख रुपए तक जो है वो आपको सहूलत देगा। फ़्लाइट किचन्स का हमारा मामला है। फ़्लाइट किचन्स के अंदर इस तरह है कि हर जो मील है इसकी इंटरनेशनल फ़्लाइट के ऊपर $1.39 सिविल एविएशन चार्ज करती थी और जो डोमेस्टिक मील्स हैं उनमें 50 रुपया फ़ी मील सिविल एविएशन चार्ज करती थी। इसको ज़ीरो कर दिया गया है। सिविल एविएशन अब इन किचन्स के ऊपर कोई चीज़ चार्ज नहीं करेगी और इससे उम्मीद है कि हमें शायद हमारे फ़्लाइट्स के अंदर खाना जो है वो बढ़ाया जाए। रिकमेंडेशन जो की है सिविल एविएशन ने वो ये भी की है कि डोमेस्टिक यूज़ के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस किया जाए। डोमेस्टिक इस वक्त सफ़र बहुत महंगा है पाकिस्तान के अंदर, तो ज़रूरी है कि उसको हम नीचे लेके आए और उससे भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एग्री किया है और इसके ऊपर बैठ के एक पॉलिसी बनाएंगे जिससे आपका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हमारा जो ट्रैवल है वो कम से कम इसमें जो है वो सस्ता होगा। इसके साथ साथ जो लाइसेंसिंग है, एक TPT लाइसेंस है, एक पायलट का अपना लाइसेंस है। जो TPT लाइसेंस है वो 1 साल के लिए होता था, अब उसको 2 साल के लिए कर दिया गया है और पायलट का जो लाइसेंस है वो अब 5 साल के लिए होगा। ये कुछ मैयर्स हैं जो सिविल एविएशन ने लिए हैं, लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है जैसे मैंने अर्ज़ किया वो मकसद ये है कि इसको किसी तरीके से जो हमारे जो एविएशन है इंडस्ट्री उसको फ़ायदा दिया जाए और ख़ुसूसन जो इलाके जो टूरिज़म के मुतल्लिका इलाके हैं उनको जो है वो हम फैसिलिटेट कर सकें कि उनको किस तरह से हम वहाँ पर आप हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकें, क्योंकि टूरिज़्म होगा नहीं अगर आपके जो आपके ये के मुश्किल इलाके हैं उनमें जो एक एलीट टूरिज़्म है वो डेवलप नहीं हो सकता अगर आपकी ट्रैवल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी। आप सड़कों के ऊपर अगर 18 घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं तो कोई नहीं जाएगा। ज़रूरी है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं वो हम उसको जो है वो दें।
इसके साथ साथ 2 मेंबर्स बोर्ड पे लगाए गए हैं, PTET के बोर्ड के ऊपर लगाए गए हैं। जो बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद है उनमें वाजिद अली साहब को जो है वो जज जो है वो लगाया गया है, और बाकी जो है वो रूटीन की पोस्टिंग्स हैं जो आपको इसमें एजेंडा में जो जारी करेंगे वो कर दी जाएंगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की हमारी कैबिनेट मीटिंग के इख्तिताम से पहले ज़ाहिर है कि ख़बर आई कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको ज़मानत दे दी गई है, 6 हफ्ते के लिए ज़मानत जो है वो दी गई है। अब इसके लिए ज़मानत का लफ्ज़ जो है वो पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है, क्योंकि 6 वीक्स के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है, और हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को वेलकम करते हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि जो भी अदालतों का फ़ैसला होगा उसको हम जो है वो तस्लीम भी करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे, और ऑप्शन भी कोई नहीं होती। अदालतों के फ़ैसलों पे तो आपको अमल करना ही होता है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की जो सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है आज। वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। और बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब का सवाल बड़ा सही सवाल था कि अगर ये टेंशन आपको है तो फिर तो बाकी सारे कैदियों को भी यही टेंशन है, तो उनका क्या किया जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। और हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे मियाँ साहब को कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें, आप इलाज भी कराएं, और जाके उनको आप अपनी सेहत का जो है वो डॉक्टर को भी, और फिर आपके पास वसाइल हैं, आप बाहर से अपना डॉक्टर बुलाना चाहते हैं आप वो डॉक्टर भी बुला लें। सो जो ऑफ़र हमारी थी उससे मुख्तलिफ तो कोई फ़ैसला नहीं है। सो अगर इसको जो है वो पहले ही जो है वो मान जाते तो शायद उनको ख्वाजा हारिस साहब को फ़ीस ना देनी पड़ती, लेकिन उनको शौक़ था कि वहाँ से जाके कराने का, तो ठीक है वहाँ से हो गया है। लेकिन ये ऑफ़र तो पहले भी उनके पास थी, और हमें उम्मीद है, और अगर वो मुस्तकिल भी जाना चाहते हैं तो उसका हल भी है। वो देखें पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें, और फिर देख लेते हैं प्ली बार्गेन का एक पूरा कानून मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि ख्वाजा हारिस साहब को भी चाहिए कि उन्हें लीगल एडवाइस करें। और ठीक है बार बार अपीलों में वकीलों के पैसे तो बनते हैं, लेकिन मियाँ साहब को जो है वो सही लीगल एडवाइस देनी चाहिए। और सही लीगल एडवाइस ये है कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि हम पैसे भी नहीं देंगे और फिर हमारे पास जो है वो हमें लंदन भी जाना है। और इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि अभी हमें ECL पे नवाज शरीफ साहब का नाम डालने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी है तो नवाज शरीफ का नाम का जो नवाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ECL के ऊपर जो है डाल दिया जाएगा। अगर पहले है ऑलरेडी है पीछे जो है वो डाल दिया था, लेकिन आज तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो बाहर नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया है। हमने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। शहबाज शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि जो भी बंदा ख़ानदान का बाहर गया है वो फिर वापस नहीं आया। और यहाँ पे हॉस्पिटल जो है, मैं तो इस पे भी हैरान हूँ कि इत्तेफाक हॉस्पिटल जो मियाँ शरीफ साहब ने बनाया था उस पर भी एतबार नहीं है। नवाज शरीफ साहब को भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं है। अब इतना लंबा अरसे से वो लोग इक़्तिदार में हैं और उसके बाद ये कहें कि इलाज कराने के लिए हमने लंदन से काम नहीं जाना, ये बड़ी नामुनासिब सी जो है वो बात है। सिंध में भी मार्च हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब को 300 टिकट उन्होंने ख़रीदे थे मेरे ख्याल है, और खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए और वो अब बड़े मार्च के ऊपर हैं। मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब ने कहा है कि 11 लाख रुपया उन्होंने अदा किया है ट्रेन का। पहली बार ही उनको सरकार में जो है वो ट्रेन के लिए पैसे देने पड़े हैं, ये भी एक खुशाइन बात है। और ये एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी बिलावल साहब ने की है वो एक मैं ये समझता हूँ कि उसमें अच्छा पहलू ये है कि पहली बार उन्हें ट्रेन का टिकट जो है वो लेना पड़ा है। इसके अलावा इसमें कोई नॉवेलिटी नहीं है। ये कहना कि हमारे वालिद साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और मासूम से इल्ज़ाम है, 5,000 अरब रुपया 5,000 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ जो सिंध का जो पूरा ये अभी NFC हो रहा है, तो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि सिंध का हिस्सा और बढ़ाना चाहिए। तो मैंने तो असद उमर साहब से यही बात हो रही थी कि जो पहले हिस्सा था वो तो लंदन में और दुबई में लग गया है,
तो अब ये हिस्सा और बढ़ाना है और फिर भी ये लंदन और दुबई में लगना है, तो फिर सिंध के लोग फैसला कर लें कि इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है, क्योंकि पैसे सिंध के नाम के ऊपर लिए जा रहे हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स, बिजनेसेस लंदन दुबई में खुल रहे हैं। और सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो खुद इसमें एक कलीदी मुजरम है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त सिंध की हुकूमत चलाई जा रही है, और कोई MPA वहाँ पर जो खुसूसन जो न्यूट्रल MPAs हैं उनको सोचना चाहिए। सिंध के लोगों के हकूक़ जो हैं उसके ऊपर ये गासिब टोला एक बैठा है जो तमाम जो सिंध का हिस्सा है वो उसको बाहर भिजवा रहे हैं, और अभी तक वो तैयार नहीं है नैब के साथ कोऑपरेट करने को। तफ्तीशी एजेंसी है, उसके साथ उनको कोऑपरेट करना चाहिए और अपने सवालों के जवाब देने चाहिए। ये कहना कि फ़लाना वज़ीर आला है उसको आपने क्यों पूछा, फ़लाना कोई स्पीकर है, तो आपका कोई बंदा हो तो ऐसा जो माशाल्लाह इल्ज़ाम में ना हो तो उसको पूछे। तमाम लोगों जो इनके फ्रंटमैन हैं वो हुकूमत के भी सारी फ्रंट कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रवैयों का फ़र्क आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 वज़रा ने बिल्कुल मामूली इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, जबकि कोई उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव भी नहीं हुए थे, सिर्फ जो है वो तहकीकात फॉर्मलाइज हुई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी में जो चीफ मिनिस्टर है, जो स्पीकर है, स्पीकर की अखलाकी हालत ये है कि वो गिरफ्तार है, और वो इसके लिए सिंध असम्बली का इजलास जो है वो ख़त्म नहीं कर रहा था कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। फिर किसी ने समझाया कि ये आपका केस जो है ये इससे ख़त्म नहीं होना, आपको जाना तो पड़ना है। फिर जाके उन्होंने जो है वो इजलास जो है वो किया। फिर आप देखिए कि जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं नैब के केसेस में, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डाल दिया गया। और ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मजाक जो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से शुरू हुआ था, आप समझ फिर हमें आई कि पीपल्स पार्टी इतनी शद्दोमत से क्यों हमायत कर रही है कि शहबाज शरीफ को जो है वो बनाया जाए चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने अपनी फरियाल तालपुर को और अपने शर्जील मेमन साहब को, जो वहाँ पर नैब केस में मरकजी मुल्जमान हैं और चार्जेस फेस कर रहे हैं, उनको जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डालना था। लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ का कंधा इस्तेमाल किया। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों जमातों के फ्रैंकली ना कॉल में कोई, इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों जमातों के फ्रैंकली ना कॉल में कोई फ़र्क है ना फेल में कोई फ़र्क है। ये मानना पड़ेगा कि दोनों ने करप्शन को ऐसे फॉलो किया है कि जैसे जो अपना आई वुड से कि जो बीजेपी जिस तरह RSS को फॉलो करती है बड़ी ऑनेस्टली और दिल से जो है वो उसको फॉलो करते हैं, इसी तरह इन्होंने जो है वो करप्शन को एक नज़रिया बना के अपने पॉलिटिकल जो सियासी ईमान है उसका हिस्सा बना के ये दोनों पार्टी चलती हैं। कोई फ़र्क नहीं है माशाल्लाह इनमें, और यही जो मामला यहाँ पे रिपीट हुआ है PMLN का, वही वहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो है वो रिपीट हो रहा है। सो बहरहाल ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो चलता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई नरमी करने का कोई सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह। जी सवाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरा हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से जो फैसला इस्लामाबाद के लिए किया गया, ग्रैंड हयात होटल की वजह से तो नहीं है, और जो आपने टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर ये कहा है कि अब जहां मर्जी जा सकेंगे इंडियन जो लोग आएंगे पाकिस्तान वो भी जहां मर्जी जा सकेंगे। पहली बात जो आपने कहा है कि पॉलिसी डिसीजन जो है ना, वो पॉलिसी डिसीजन एक बिल्डिंग को लेके नहीं होता। ग्रैंड हयात तो पहले ही उनका जो अप्रूव्ड है नक्शा, उनका नक्शे के ऊपर इशू नहीं है। उनका इशू ये था कि उन्होंने कहा था कि हम होटल बनाएंगे और होटल के ऊपर उन्होंने अपार्टमेंट्स बना दिए। उनका हाइट का या नक्शे का तो कोई इशू ही नहीं है। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। लिहाजा ये जो पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन था जो हाउसिंग के बारे में, फर्क ही नहीं रहा। सारा ग्रीन एरिया आपका ख़त्म हो गया। लाहौर के इर्द गिर्द आपके सारे खेत ख़त्म हो गए हैं। आगे आप शहरों में कराची आप देखें, पूरे का पूरा कराची जो है। सो अगर आप इस तरह से हॉरिजेंटल शहर बढ़ते जाएंगे तो आपकी काश्त की ज़मीन कम हो जाएगी, आपकी ग्रीनरी सारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वर्टिकल की जो पॉलिसी है वो बनाई गई है। जहाँ तक एनआरओ का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का मैं फैसला पहले ही मैंने कहा है कि हम उसको वेलकम करते हैं। ये एग्जैक्टली वही फैसला है जो हम पहले ऑफर भी कर रहे थे इनको, और हम कह रहे थे कि इसके ऊपर आ जाए। चलो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो बात कर दी है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है उसके ऊपर।
बेहतर था कि वो हमारी बात जो है उसके ऊपर मान लेते। एक इधर से रहना है कि बारी ये एक तो इस तरह से है कि आपने फरमाया कि 4 अरब रुपया सिविल एविएशन जो है वो रायत देगी, कट लगाया उसको। सर मेट्रो भी है गरीबों की, मेट्रो गरीबों के लिए इस्तेमाल होती है, और बाकी जो इस तरह की रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनकी सब्सिडी, बिजली, गैस के बिल वो आपके सामने है। यहाँ अमीरों के लिए बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ को नहीं ये ठहर जाए, ये इम्पोर्टेंट बाद में ले लेता हूँ। देखिए बात ये है 3.8 बिलियन रुपीस के वो चार्जेस जो हैं वो कट कर रहे हैं, लेकिन उनको बिजनेस मॉडल उनका ये है कि उससे इनको 12 अरब रुपया इनको आमदन होगी। लिहाजा ये जो उन्होंने कर रहे हैं ये कट वो बिजनेस मॉडल के तहत कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट से या अवाम का टैक्स का पैसा जो है वो वहाँ पे नहीं देने लगे। उन्होंने एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है जिसमें उनको फ़ायदा होगा। इसमें मज़ीद जो एविएशन की जो कंपनीज हैं वो आएंगी, और जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि ये हमारा पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री बढ़े और प्रॉफिटेबल हो। और जैसे कि नॉर्थ के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको एविएशन फैसिलिटीज़ चाहिए, इसलिए उन्होंने एक इनकरेजिंग पॉलिसी बनाई है ताकि लोग वहाँ पर आ सकें, इन्वेस्ट कर सकें यहाँ पर, और उससे उनको फ़ायदा हो सके। जी सर, एविएशन पॉलिसी जब आपने बताई तो उसके थोड़ा सा क्लियर ये कर दें कि एविएशन कोई प्रॉपर इसके लिए कोई फ्लाइंग स्कूल्स भी बनाना चाह रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके हवाले से। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो हाई राइज बिल्डिंग है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल F10 की मौजूद है, वहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, काफी ज्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटीज थी, तो क्या उसके हवाले से बायलाज या इस्लामाबाद की जमीन की क्या इतनी बेरिंग कैपेसिटी है कि वो इतनी हाई राइज बिल्डिंग को बर्दाश्त कर सके? देखिए पहली बात तो यह है कि ज़मीन तो इस्लामाबाद की ज़मीन बड़ी तगड़ी ज़मीन है। आपको क्यों लग रहा है कि ये ज़मीन तगड़ी है? पहले हाँ हमारी बड़ी है, नहीं कोई ऐसा नहीं है इशू। जापान जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, और वहाँ पर भी अब टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे चली गई हुई है कि अब ज़लज़लों से वो कोई इशू नहीं होता। और इसके बाद जैसे आपने बिल्कुल ठीक मिसाल दी है, F10 की जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था उसके बाद ही एक्चुअली यहाँ पर रूल्स जो हैं वो अमेंड कर दिए गए हुए थे, और बड़ी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हो रही है रूल्स की। सो जहाँ जहाँ पर भी आप वर्टिकल सिटीज़ जो बनाएंगे वो इंशाल्लाह उसमें जो सेफ्टी का पहलू है उसको सामने रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपकी बात उस लिहाज से बिल्कुल सही है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। जहाँ तक एविएशन का आपने स्कूल्स की बात की है, ऑलरेडी स्कूल्स मौजूद हैं, हर जगह के ऊपर जो है वो स्कूल्स भी मौजूद हैं और उनमें बात भी हो रही है। जी शहजाद जी के साथ लोगों की जो ताल्लुकात वो बेहतर नहीं हो रहे, कन्फ्रंटेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे मामला है उसमें अपोजिशन का आपका साथ होना जरूरी है, जैसे नेशनल प्लान पे आपने उसको बुलाया, तो ये कन्फ्रंटेशन आप सब क्या समझते हैं खत्म होगी? आप इस किस्म की अगर बातें करेंगे तो कन्फ्रंटेशन तो बढ़ती जाएगी। देखिए सवाल है कि कन्फ्रंटेशन अपोजिशन से हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, सिर्फ एक ही झगड़ा है। आप वो कह रहे हैं कि इनके जो पैसे हैं वो आप उनसे ना पूछें। आप मुझे बताइए कि हम जिस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीत के आए हैं हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो जो लूटा हुआ माल है वो नहीं लेगी? और इस मुल्क में लूटा हुए माल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाहिर है या जरदारी साहब के पास है या नवाज शरीफ साहब के पास है। इन दोनों को माफ़ कर दें तो फिर बाकी साहब को भी छोड़ दें, फिर तो जेल ही खोल दें, फिर बाकी सारे तो गरीब लोग हैं अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें अपोजिशन के जो तमाम, हमें लेजिस्लेशन के ऊपर कोई इशू नहीं है, हमें अपोजिशन के साथ नैब के लॉ के ऊपर बैठने पे कोई इशू नहीं है, हमें उनके साथ बैठने के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर हमारा कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक इशू है कि हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। दो हिस्से सवाल के, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है कि जो आज है कि ये जमानत एक्सटेंडेबल है, और आपने जैसे बात की कि प्री बार्गेन का ऑप्शन भी मौजूद है। एक तो ये बता दीजिएगा कि इस हवाले से कोई कोशिशें हो रही हैं, और दूसरा सवाल कैसा सिंध के हवाले से आपने आज फिर MTS को के जमीन जोड़ने के हवाले से बात की है, तो क्या फिर आप एक बार फिर तो आप कोशिश नहीं कर रहे सिंध में उस तब्दीली के लिए? थैंक यू। हम तो रोज़ ही अपील कर रहे हैं सिंध के MPs के साथ कि उनको चाहिए कि वो करें, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा वक्त। थोड़ा बहुत हमेशा एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बन रहा है, और आज भी हमने देखा है कि किस तरह से, लेकिन हालत तो आप देख लें पॉपुलैरिटी की कि डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DIG,
सब लोग बेचारे जो हैं उनको हुक्म दिया गया कि किसी को कहा गया कि आप 300 पुलिस वाले वहाँ पे भेज दें, कोई बेचारा जो है वो उसको 200-300 कहा गया है कि आप टीचर्स भेज दें। तो अगर बिलावल भुट्टो ने भी इस तरह के इस्तकबाल करवाने हैं तो उसका क्या फ़ायदा, उससे अच्छा तो घर बैठ जाते। लेकिन बहरहाल जो MPs का मामला है वो तो हम तो कोशिश करेंगे कि वो प्ली बारगेन का, मैं तो 6 महीने से कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि 6 महीने से मैं कह रहा हूँ कि आप ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑफर किया अपोजिशन को कि अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो मेरा जो कंटेनर है वो हाजिर है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ने ये शिकवा किया कि एक तरफ आप अपने कंटेनर ऑफर करते हैं, दूसरी तरफ नैब में उनको जाने नहीं दिया गया, खारदार तारे जो है लगा देंगे, तो कहते हैं जी आपके कॉल ऑफ फेम में करदार है। दूसरा साथ छोटा सा मिलिट्री कोर्स के हवाले से उनकी आखिरी डेडलाइन भी खत्म हो रही है 31 मार्च को, उसके ऊपर क्या स्टेटस? ये मिलिट्री कोर्ट्स का इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर मैं आप ज़रा कर लेता हूँ। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये टास्क सौंपा था PTI की तरफ से, वो इस ऑफ़र को इसके ऊपर एक कंसेंसस बना के लेके जाएंगे। देखें, हम प्रिंसिपली हम लोग भी ये नहीं समझते कि ये कोई आइडियल सिस्टम है मिलिट्री कोर्ट्स, कोई भी नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तान के हालात हैं, उन हालात के मारूजी हालात को भी आपको ज़हन में रखना होता है। और पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जिसने ड्रास्टिक मैयर्स लिए हैं जबकि आपको इस तरह की ज़रूरत आई है। तो इसलिए हमने अपोजिशन को ये ऑफ़र की है। जिस तरह से मैं पहले एक सवाल के जवाब में कह रहा था कि इन मामलात के ऊपर तो अपोजिशन के साथ कोई हमारा इशू नहीं, हम एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी PMLN उनका व्यूज़ हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो आए, इसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी। देखिए ना, सियासत के लिए मुल्क होगा और मुल्क में अमन होगा तो सियासत होगी ना, अगर अमन ही नहीं हो तो फिर बाकी जो है वो सियासत तो नहीं कर सकते। बहरहाल पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, हम लोग कोई मलिशियस तो नहीं है, ना ही हमारे अपने कोई इस तरह के जो है वो हमारे कोई मिलिटेंट विंग्स तो है नहीं कि हम जो है वो कर लेंगे। लिहाजा ये तो हमने अपना सोचना है कि अमन के लिए ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है और टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, एहतजाज में अगर वो जाके तो नैब के डायरेक्टर का सर पे ईंट मारना चाहे और पुलिस ना रोके तो फिर ये तो मेरा ख्याल थोड़ी एक्सट्रीम ही एहतजाज की इजाज़त होगी। अदरवाइज़ तो हमने तो कहा था वो पूरे जो है वो 5-7 टांगों में आए थे, उसके बाद जो है वो वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया है। और आप देखिए, एक भी हमारे हर एहतजाज के ऊपर PTI के ऊपर एंटी टेररिज्म के पर्चे हुए हैं, यहाँ पर हमने एक एंटी टेररिज्म का पर्चा नहीं दर्ज किया। सबके ऊपर जो है जो लॉ लीगल बनता था सिर्फ वही कार्रवाई की है। अब उससे ज़्यादा हम जो है वो हमने बिल्कुल ये ज्यादती किसी पॉलिटिकल कारकुन के साथ जो है वो नहीं की। हाँ, जिन्होंने पुलिस को मारा है या किया है, ज़ाहिर उनको केसेस तो अपने भुगतने हैं। हाँ, देखें, इंडियन जो फिलहाल इंडिया है ना, इंडिया उस वीज़ा रजीम में शामिल नहीं है। नहीं, जो इंडिया है, इंडियन सिटीजन्स अभी इस रजीम में शामिल नहीं है। तो वो उनका मामला जो है प्राइमरीली हमने जो शुरू किया था, हम तो चाहते थे कि इंडियन जर्नलिस्टों से शुरू कर लें और हम उनको अलाउ कर दें कि वो आए। अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे जर्नलिस्ट जो इंडियन इलेक्शन कवर करने जाना चाहते थे, मैंने इंडियन हाई कमिश्नर से बात की और मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ से जाना चाहते हैं इंडियन इलेक्शन को कवर करने, लेकिन